शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। पहला जो एडिटोरियल डिस्कस करेंगे वो भारत में पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन से रिलेटेड है। सरकार की जो महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना है, नल से जल स्कीम है, उसके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है कि किस प्रकार से तेज़ी के साथ में वाटर क्राइसिस पूरी देश दुनिया में बढ़ते जा रहा है और उस चीज़ से यदि निपटना है तो सरकार को कौन कौन से कदम उठाने की ज़रूरत है। रफली यदि देखा जाए तो लगभग 25 करोड़ जो घर हैं इंडिया में, 2016 का जो डेटा है, ए टैप वाटर कनेक्शन दैट डिलीवर 55 लीटर पर कैपिटा एवरी डे ऑफ पोर्टेबल वाटर इज़ ए रेयरिटी इन मोस्ट ऑफ रूरल इंडिया। तो 2016 के हिसाब से यदि हम देखें तो रफली 25 करोड़ घरों में 2016 में भारत में टैप वाटर कनेक्शन हमको देखने को मिला था और यहाँ पर डिलीवर हो रहा था 55 लीटर्स पर कैपिटा एवरी डे। पर कैपिटा के हिसाब से यदि हम देखें तो कितना पानी अवेलेबल कराया जा रहा था, 55 लीटर के हिसाब से। ये काफ़ी रेयरिटी माना जाता है मोस्ट ऑफ रूरल ग्रामीण इंडिया में, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 19.5 करोड़ हाउस होल्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे ग्रामीण एरिया में 19.5 करोड़ हाउस होल्ड शामिल हैं। फिर अगस्त 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रॉमिस किया था कि जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण घर हैं, उनको हम एश्योर करेंगे, गारंटी करेंगे पाइप्ड पोर्टेबल वाटर की 2024 तक। सरकार ने कहा था कि 2024 तक हम सबके घरों में नल लगाएंगे और सबके घरों में पानी की व्यवस्था पहुंचाने वाले 2024 तक। जब उनकी सरकार का जो टेन्योर है एंड होने वाला है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वैन ही मेड दैट कमिटमेंट ओनली 3.2 करोड़ या फिर लगभग 16% जो ग्रामीण घर है, इतने ही लोग केवल पानी से कनेक्टेड थे। कितने लोग कनेक्टेड थे? 3.2 करोड़ घर तक, मतलब 16% ऑफ रूरल हाउस होल्ड। आज के समय में आप देखेंगे ये जो फिगर है वो 64% पहुंच गया है। हर घर जल मिशन की बात करी जाती है। हाल के दिनों में आप देखेंगे जल शक्ति मिनिस्ट्री विच हैज़ लेबल्ड दिस प्लान फॉर प्रोवाइडिंग पाइप्ड वाटर, जिसने इसकी प्लानिंग करी थी कि हम पाइप्ड वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे एज ए हर घर जल मिशन के अंतर्गत, हैज़ कंसिस्टेंटली अंडरलाइन द स्केल ऑफ एक्सरसाइज। और यहाँ पर इसका कितना पैमाना अभी तक पहुँच चुका है, कितना व्यापक तौर पर इसमें वृद्धि हुई है, इसके बारे में भी बात करी जाती है। 2019 से ही आप देखेंगे कि 9 करोड़ जो घर हैं हैव देयर ओन एक्सक्लूसिव एक्सेस टू पाइप वाटर। 9 करोड़ घर ऐसे हैं जिनके खुद की तरफ से कहना चाहिए एक्सक्लूसिव एक्सेस पाइप वाटर वो इस्तेमाल कर रहे हैं खुद का। दिस इज़ अपार्ट फ्रॉम कनेक्शन टू विलेज स्कूल। ये चीज़ विलेज स्कूल से अलग है, आंगनवाड़ी से अलग है, कम्युनिटी बिल्डिंग से बिल्कुल अलग है। वहीं यदि हम बात करें कि इसकी डेट कब तक रखी गई थी, टाइम पीरियड कब तक रखा गया, यदि हम इस व्यापक पैमाने की बात करें, अनलाइकली दैट ऑल रूरल इंडिया विल बी कनेक्टेड अप्रैल 2023 एज पर मोदीज क्लेम। मिस्टर मोदी के हिसाब से आप देखोगे तो अप्रैल 2023 के हिसाब से हमने सब अपना काम कर दिया है। लेकिन कोविड-19 और जो रसिया यूक्रेन वार है, इसके चलते चलते हमारी जो योजना है उसमें स्लो डाउन हमको देखने को मिला है। इसके अलावा रियलिस्टिकली यदि हम बात करें, इट इज़ लाइकली दैट इवन 75% ऑफ हाउस होल्ड विल बी कनेक्टेड बाई दिस टाइम। आप ये कह सकते हैं कि इस टाइम पीरियड तक मात्र 75% घरों तक आपने सुविधा पहुंचा पाई है। फिर जल शक्ति मिनिस्ट्री अपने फिगर्स रिपोर्ट करती है, बताती है कि मेरे पास जो डेटा अवेलेबल है वो किस प्रकार का है। तो ये पूरी तरह से बेस्ड है ऑन द डेटा रिपोर्टेड बाय स्टेट्स। स्टेट्स ने जो डेटा प्रस्तुत किया है उस पर आधारित है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के पास में जो डेटा अवेलेबल है।
अब सरकार तो कह रही है कि हर घर जल मिशन के अंतर्गत हमने जितने भी हाउस होल्ड हैं उनको पूरी तरह से कनेक्टेड कर दिया है। केवल 1,68,157 गाँव ऐसे हैं हैव बीन रिपोर्टेड स्टेट एज हर घर जल, एंड केवल 59,000 ऐसे हैं या फिर 35% ऐसे हैं गांव जिनको सर्टिफाइड प्रोवाइड किया गया है। मतलब उनकी जो ग्राम पंचायत है फॉर्मल तरीके से एक्नॉलेज कर दिया है इस कॉम्प्लायंस को। 35% ऐसे हैं जिनको सर्टिफाइड प्रोवाइड किया गया है ग्राम पंचायत की तरफ से। तो हम देख रहे हैं ये जो ज़बरदस्त फ्रैक्शन ऑफ विलेजेस हमको दिखाई दे रहा है। आप केवल ये कह सकते हैं कि आधे या फिर 3/4 ऑफ देयर हाउस होल्ड आर कनेक्टेड। किसी एक गांव की यदि हम बात कर लेना तो जो ज़्यादातर गांव आपको मिलेंगे उसमें से आधे ही घर अभी नल जल योजना से कनेक्टेड हो पाए हैं, या फिर 3/4 हिस्सा ही गाँवों के घरों का ऐसा है जो कि इस स्कीम से कनेक्ट हो पाया है। इसके बाद जल शक्ति मिनिस्ट्री ने इंडिपेंडेंट असेसमेंट कमीशन स्थापित किया था। यहाँ से सैंपल प्राप्त हुए थे लगभग 3 लाख घरों से, और इसमें 13,300 विलेजेस शामिल किए गए थे। यहाँ पर 62% घरों में कनेक्टेड पानी आपको मिल जाएगा। दैट इज़ टू गुड बट टू स्मॉल ए सैम्पल टू बी रिप्रेजेंटेटिव। ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ये बहुत अच्छा है, लेकिन जो डेटा आपने प्रस्तुत किया है ये बहुत ही छोटा है। It is also emerged that large state with 100% compliance। यहाँ पर ये भी आप कह रहे हैं कि जो 100% कॉम्प्लियांस है, 100% की जो उपलब्धि है गुजरात, हरियाणा, पंजाब ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन ए फेयरली हाई बेस इन 2019 से ही इन्होंने हाई बेस स्थापित कर लिया था। इसके बाद सेकंड नंबर का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं वो महाराष्ट्र में अभी जो राजनीतिक हलचल मची हुई है इससे रिलेटेड ये आर्टिकल लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एनसीपी के नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के जो लीडर हैं अजीत पवार, ये एनसीपी से अलग हो गए हैं। मतलब शरद पवार की जो पार्टी है इससे अलग हो गए हैं और ये हो गए हैं बीजेपी में शामिल। अब इनको अच्छा खासा पद मिल रहा है, ये उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसके अलावा आने वाले फ्यूचर में और भी हो सकता है कि इनको कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए। इसके चक्कर में ये क्या काम कर दिए, अपनी पार्टी को छोड़ करके बीजेपी में निकल लिए। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि यदि ये एनसीपी को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए हैं तो जाहिर सी बात है ये जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, जो संस्थापक हैं शरद पवार, इनके खिलाफ में याचिका दायर करेंगे। कहाँ पर? विधानसभा में जिस प्रकार से लोकसभा में अध्यक्ष के सामने हम प्रस्तुत करते हैं ना किसी को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, तो इसी प्रकार से विधानसभा में जो अध्यक्ष रहेगा उसके समक्ष इनकी डिस्क्वालिफिकेशन का आवेदन लगाया जाएगा। अब जिस प्रकार से उस समय में जब शिंदे ने शिवसेना को छोड़ा था, ठीक है, तो उस समय में ऐसा हुआ था कि इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन का गणित नहीं लगा था, क्योंकि इन्होंने अपने साथ में बहुत सारे विधायकों को लेकर चले गए थे। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो जैसे कि 8-10 लोग यदि इनके साथ में गए हैं तो कम से भी कम 30 लोग होना चाहिए जब ये डिस्क्वालिफिकेशन से बच सकते हैं। दूसरा इनके बचने का तरीका ये है, हो सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिस प्रकार से शिंदे को बोला था कि नहीं असली पार्टी तुम्हारी है, वो उद्धव ठाकरे कोई असली शिवसेना नहीं है, उसको अलग हम सिंबल दे देते। ठीक इसी प्रकार से यदि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डिसीजन आता है तो ये भी हो सकता है कि ये बच जाए। अब आगे तो देखा जाएगा कि आखिर क्या हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पर जो एकनाथ शिंदे हैं उनके सामने भी थोड़ी सी समस्या खड़ी हो गई है, क्योंकि पहले यदि एकनाथ शिंदे और वो जो बीजेपी के लीडर हैं दोनों मिलकर के यदि सरकार चला रहे थे तब तक तो बात ठीक थी। अब एकनाथ शिंदे बन गए हैं मुख्यमंत्री
अब दूसरे नंबर में अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो अब जो है देवेंद्र जो फडणवीस हैं ये एकदम अलग हो गए, अब उनको क्या मिलेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दोनों की जो पार्टियाँ हैं शिवसेना और एनसीपी, यहाँ पर कंपटीशन पैदा होने वाले हैं। मतलब कि शिंदे के लिए थोड़ा सा खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि देखा जाए ना तो भले ही ये दोनों अभी अच्छी अच्छी पोस्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप देखेंगे पीछे से जो राज करेगी, बंदूक जो चलाएगी कंधे पे रखकर, वो बीजेपी ही चलाने वाली है। कुल मिलाकर के राज यहाँ पर बीजेपी ही करेगी, भले ही मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कोई भी बन जाए। लेकिन आने वाला टाइम पीरियड ऐसा भी रहेगा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो देवेंद्र फडणवीस ही बनेंगे। आने वाला टाइम पीरियड ये निश्चित है। तो कुल मिलाकर के इसके पहले जो आप स्टोरी देखे थे एकदम सेम टू सेम यहाँ पर घटित हुई है। सबसे पहले शिंदे छोड़ करके जाते हैं शिवसेना को, और आज के समय में हम देख रहे हैं अजीत पवार अपने साथ में 8-10 लोगों को लेकर के एनसीपी से निकल लेते हैं। ठीक है, तो एक जो डिस्क्वालिफिकेशन की पिटीशन है इनके अगेंस्ट में अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ इज़ टू बी डिसाइडेड बाय द महाराष्ट्र स्पीकर एनी टाइम। महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं वो ही इस चीज़ को डिसाइड करेंगे, और जाहिर सी बात है ये जो स्पीकर होते हैं ना वो सरकार का ही आदमी होता है, आप ये समझ लीजिए। इसीलिए इन द इवेंट ऑफ ए वैकेंसी इन द टॉप पोस्ट पवार जूनियर माइट मेक इट। यदि टॉप पोस्ट खाली हो जाती है तो समझ लीजिए अजीत पवार उस जगह को लेने वाले हैं। अब यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का गणित ऐसा है कि जैसे कि अभी यहाँ पर कम से भी कम 30 लोगों की ज़रूरत है। 30 लोग यदि एनसीपी को छोड़ करके चले जाते, बीजेपी में शामिल हो जाते, तो इनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए अब एनसीपी ये कोशिश कर रही है कि ऐसा ना हो कि हमारे कुछ और लोग भी जाकर के बीजेपी में शामिल हो जाएं, अजीत पवार के साथ में हो जाएं, तो फिर हमारी पार्टी नहीं रह जाएगी। हो सकता है कि असली पार्टी फिर अजीत पवार की हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। वहीं यदि हम डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से भी कम 2/3 यदि विधेयक किसी पार्टी को छोड़ते हैं तो उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई लीडर जाता है ना तो अपने साथ में वो पूरी भीड़ को लेकर के जाता है ताकि डिस्क्वालिफिकेशन से वो बच सके। आप ये देखते हैं कि एनसीपी के ऊपर हमेशा बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगाते रही। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके ऊपर आपराधिक प्रकरण या फिर आपराधिक जांच चल रही है। जब आप बीजेपी में शामिल हो गए तो फिर आप कोई परिवारवाद में आप शामिल नहीं थे, आपके ऊपर जो अपराध थे पूरे धुल गए हैं। मतलब बीजेपी में यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं तो समझ लीजिए आपके जितने भी पाप हैं वो पूरे धुल जाते हैं। तो जो मदर फैक्शन ऑफ एनसीपी है उसने इनिशिएट कर दिया है डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग को अजीत पवार के खिलाफ में, विच इन टर्न इज सीकिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए जयंत पाटिल एंड जितेंद्र आव्हाड फ्रॉम असेंबली, 2 लॉयलिस्ट ऑफ सीनियर पवार। 2 लोग जो कि लॉयलिस्ट माने जाते थे, करीबी माने जाते थे, जयंत पाटिल और जितेंद्र आव्हाड। ठीक है, तो ये भी जो है डिस्क्वालिफिकेशन को क्या चीज़ कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। इसके बाद हम सीधे चलते हैं राजस्थान की तरफ और देखते हैं राजस्थान से एक प्रमुख न्यूज़। अशोक गहलोत की सरकार की तरफ से 146 करोड़ रुपये की सहायता प्रोवाइड करी जा रही है बच्चों को। सरकार का कहना है वी टेक अप गुड वर्क स्टार्टेड बाय अदर। जो गुड वर्क या फिर जो अच्छे काम दूसरों के द्वारा किए गए थे हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, ऐसा अशोक गहलोत का कहना है। कंटिन्यूइंग विथ हिज ड्राइव टू एक्सटेंड बेनिफिट टू द पब्लिक, सरकार कंटिन्यू पब्लिक को अपनी योजनाओं का बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने मंडे के दिन रिलीज़ किया था 146.74 करोड़ रुपया की पेमेंट टू द लाभार्थी। किनको दिया था? लाभार्थी नाम रखा गया है उन बच्चों का जिसको हम बेनिफिशरीज बोलते हैं इंग्लिश में। इसके लिए
सरकार ने पालनहार स्कीम चलाई है और इसी के तहत सरकार ने 146.74 करोड़ रुपया रिलीज़ किया है। इस स्कीम का उद्देश्य है जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, जो अनाथ वाले बच्चे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे हैं हु आर राइज्ड मेनली बाय देयर रिलेटिव्स, एक्विटेंस और फैमिली फ्रेंड, जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ में रह रहे हैं, रिलेटिव्स के साथ में रह रहे हैं, ठीक है, जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चों को सरकार सहायता मुहैया कराती है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैरिड आउट ए फंक्शन held at Mr. Gehloot's official residence here included assistance of 59.38 करोड़ फॉर जून से लेकर के 5.92 लाख बेनिफिशरीज एंड 87.36 करोड़ फॉर जुलाई टू 5.91 लाख बेनिफिशरीज। 59 लाख रुपया दिया गया है कितने लोगों को? 5.92 लाख बच्चों को, और 87 करोड़ रुपया दिया गया है जुलाई के महीने में। इसमें भी लगभग 6 लाख बेनिफिशरीज शामिल रहे थे। अब देखिए, अभी देखा जाए तो मिस्टर गहलोत अभी स्वस्थ भी नहीं है, इसके बावजूद भी वो जनता के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बच्चों के लिए करते ही जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर का कहना है उनकी जो गवर्नमेंट है उसने इंक्रीज़ कर दी है इस अमाउंट को फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चिल्ड्रन इन द पालनहार योजना। अलग अलग कैटेगरी के बच्चे के लिए शायद इसमें अलग अलग पैसे निर्धारित किए गए हैं। विच वॉज लॉन्च बाय द प्रीवियस भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। इस स्कीम को, मतलब पालनहार स्कीम को, पालनहार योजना को भारतीय जनता पार्टी ने लॉन्च किया था। उनका कहना है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी की हर स्कीम का विरोध करते हैं, हमने अच्छे कामों को दूसरे लोगों से लिया है और इसको हम कंटिन्यू ले रहे हैं। अनलाइक द बीजेपी वी डू नॉट स्टॉप द वेलफेयर स्कीम आफ्टर द चेंज ऑफ गवर्नमेंट। वेलफेयर स्कीम यदि बीजेपी ने चलाई है तो हम उसको बदल नहीं रहे हैं, ना ही उसको बंद कर रहे हैं, ऐसा कहना है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत का कहना है कि जो असिस्टेंस का अमाउंट है, इसके माध्यम से, इसके चलते चलते एडिशनल बर्डन जो है 300 करोड़ रुपया का, 300 करोड़ रुपया का जो बर्डन है वो और बढ़ जाएगा इस साल में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन बच्चे योग्य हैं। ठीक है, तो जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, अदर्स एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर द पालनहार योजना आर चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट हु हैव बीन सेंटेंस टू डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, पेरेंट्स की डेथ हो गई है या फिर उनको जीवन भर कारावास की सज़ा सुनाई गई है, ऐसे बच्चे जो कि विधवा के हैं, जो कि विधवा पेंशन पा रही है। चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स सफरिंग फ्रॉम HIV एड्स, HIV एड्स से यदि प्रभावित कोई माता पिता है तो उनके बच्चों को भी ये स्कीम का लाभ मिलेगा। लेप्रोसी यदि किसी माँ बाप को है, सिलिकोसिस है, एंड द चिल्ड्रन ऑफ डिवोर्स्ड एंड अबंडेंड वुमेन, ऐसी महिला जिसको तलाक मिल चुका है, पति के साथ में नहीं रह रही है, सिंगल रह रही है, तो उसको भी इस स्कीम का लाभ मिलने वाला है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो कावेरी रिवर से रिलेटेड है। तो कावेरी नदी के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख रहे हैं। कावेरी रिवर का उद्गम सोर्स, इसका जो ओरिजिन है वो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक में जो वेस्टर्न घाट है, यहाँ पर जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ बनी हुई हैं, यहीं से कावेरी नदी निकली है। अब कावेरी नदी कैसा करती है? कावेरी कर्नाटक से निकली है, तमिलनाडु से होते हुए अपने पानी को गिराती है। तो जाहिर सी बात है, कर्नाटक में यदि आप बांध बना देते हैं, नहर बना देते हैं, तालाब बना देते हैं और इसके पानी को वहाँ पर मोड़ देते हैं, तो तमिलनाडु को कम पानी पहुँचेगा। और यही समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है। न्यूज़ में हमको यही चीज़ देखने को मिलेगी। कावेरी नदी का संगम है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में ये अपने पानी को गिराती है। मतलब कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ड्रेनेज एरिया की बात करें तो कर्नाटक से निकली है, तो कर्नाटक में इसका अपवाह क्षेत्र है, तमिलनाडु में इसका अपवाह क्षेत्र है। कावेरी नदी प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदी मानी जाती है, जिसको हम इंग्लिश में पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं।
सांस्कृतिक महत्व के कारण कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। कावेरी नदी सदावाहिनी नदी है, पेरेनियल रिवर है, क्योंकि कावेरी नदी दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी मानसून से जल प्राप्त करती है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर आपको हमेशा पानी देखने को मिल जाएगा। कावेरी नदी बेसिन में ज़्यादातर आपको राइस कल्टीवेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे रिवर आइलैंड हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम द्वीप। श्रीरंगपट्टनम की बात करें तो कावेरी नदी के द्वारा कर्नाटक में श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप का निर्माण किया गया। शिव समुद्रम बात करें, कावेरी नदी द्वारा तमिलनाडु में श्रीरंगम द्वीप का निर्माण किया जाता है। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जो कि दाईं ओर से मिल रही, कुछ ऐसी हैं जो कि बाईं ओर जा कर के मिल रही हैं। राइट साइड की ट्राइब्यूटरीज नदी की बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, कब्बानी, भवानी, अमरावती। वहीं यदि हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो हेमावती, शिमसा और अर्कावती। कावेरी नदी पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं तो हैं कृष्णराज सागर, शिव समुद्रम और मेटूर डैम यहाँ का फेमस है। कृष्णराज सागर कावेरी नदी पर कर्नाटक में बनाया गया है। वहीं शिव समुद्रम की बात करें तो ये कर्नाटक में लोकेटेड है और ये 1902 में बनाया गया था। फिर आपको देखने को मिलेगा मेटूर डैम, ये तमिलनाडु में बनाया गया है। मेटूर बांध पर तमिलनाडु में स्टैनली जलाशय भी लोकेटेड है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यहाँ पर कर्नाटक में बांध बनाए गए हैं। बांध बनाने के चलते चलते इसका जो वाटर फ्लो है वो प्रभावित होता है और तमिलनाडु को कम पानी मिल पाता है। यहाँ पर हमको कुछ जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि शिव समुद्रम जलप्रपात, होगेनक्कल जलप्रपात। तो जो शिव समुद्रम जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर ही है और ये कर्नाटका में लोकेटेड है। और जो होगेनक्कल जलप्रपात है कावेरी नदी पर बनाया गया और ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। कर्नाटका से पानी की मात्रा कम मिलने के चलते चलते तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने मंडे के दिन कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को लेटर लिखा है और यहाँ पर इशू उठाया है एंड सीकिंग डायरेक्शन टू द नेबरिंग स्टेट टू रिलीज तमिलनाडुज एक्चुअल शेयर फॉर जुलाई एज पर शेड्यूल। जिस हिसाब से पानी मिलना चाहिए उतना पानी हमको नहीं मिल पा रहा है, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। तो तमिलनाडु की तरफ से जो सेक्रेटरी फॉर वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट है, इन्होंने लेटर लिखा है CWMA को। CWMA मतलब कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये लेटर लिखा गया है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम देखने वाले हैं वो माइनर रेप विक्टिम से रिलेटेड देखने वाले हैं। ऐसे बच्चियां जिनका रेप हो जाता है बचपन में ही, तो उनको उनके अधिकार दिलाने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए उन्होंने एक स्कीम को लॉन्च किया है। यूनियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम प्रोवाइड करेंगे मेडिकल, फाइनेंशियल, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, ठीक है, ऐसे विक्टिम्स को जिनका सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और जिसके चलते चलते वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। द स्पेशल स्कीम अनाउंस किया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा मंडे के दिन। वुड ऑपरेट अंडर द एजिस ऑफ निर्भया फंड। ये स्कीम चलेगी निर्भया फंड के माध्यम से, मतलब सरकार अपना पैसा खर्च नहीं कर रही है, निर्भया फंड में जो पैसा आएगा उसी पैसे को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 74 करोड़ रुपया एलोकेट किया है। तो हम जो मिशन वात्सल्य है इसके प्रशासन के लिए कुछ स्ट्रक्चरल लिवरेज लेकर के आना चाहते हैं। इसके साथ साथ में हमें सहयोग चाहिए रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का एंड चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस का टू एक्चुअलाइज दिस सपोर्ट टू माइनर विक्टिम, ताकि जो फ़ायदा है वो हम विक्टिम्स को दे सकें। ऐसा कहना है स्मृति ईरानी का, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर है। मिशन वात्सल्य को लॉन्च किया गया था 2021 में और इसका फोकस है प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। रेप से प्रभावित जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। 2021 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में पता चला है कि 51,863 केसेस हमें देखने को मिलते हैं अंडर द पॉक्सो एक्ट।
इनमें से 64% जो केसेस ऐसे हैं जो कि रिपोर्टेड किए गए हैं अंडर सेक्शन 3 एंड 5 के अंतर्गत, जिसमें कहा जाता है पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट है। 2 प्रकार की घटनाएं यहाँ पर ज़्यादा हमको देखने को मिलते हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट की भी स्थापना करी गई सरकार के द्वारा। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अपना जो प्रयास है उसको तेज कर दिया है कि जस्टिस जल्दी से जल्दी मिल सके माइनर विक्टिम्स को। इसके लिए 415 पॉक्सो फास्ट ट्रैक बनाए गए हैं हमारे देश में। दिस एडिशनल सपोर्ट वुड बी अवेलेबल एट द लेवल ऑफ CCIs अप टू द एज ऑफ 18। ये जो सुविधा है आपको 18 साल तक की उम्र तक के बच्चों के लिए प्रोवाइड करी गई है। इस देयर आफ्टर अप टू द एज ऑफ 23 इन द आफ्टर केयर फैसिलिटीज़। ठीक है। अब आफ्टर केयर फैसिलिटीज़ के अंतर्गत आपको 23 साल होने तक भी आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यदि देखिए कई सारे जो केसेस होते हैं यहाँ पर, जो बच्ची है वो प्रेग्नेंट हो जाती है एंड बियर सेवरल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंसर्न, और इससे हम देखते हैं कि वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ कंसर्न्स को झेलती रहती है।